नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तैयारी आपकी जोरों शोरों से चल रही होगी। मंजिल को आपको प्राप्त करना है एग्जाम को क्रैक करके, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो उन्हीं टॉपिक की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चिंतन, थिंकिंग, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। देखिएगा इधर, कौन सा टॉपिक है? चिंतन। और चिंतन को इंग्लिश में कहेंगे थिंकिंग। ठीक है, क्या होता है चिंतन? आप सभी करते हैं, हम सब करते हैं क्या चिंतन? तो बच्चों, चिंतन किया कब जाता है? बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाती हूं मैं। सारी चीज सरल तरीके से ही समझनी है, जटिल नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से। अब चिंतन क्या होता है देखिए, मैं पहले आपको यहां समझाने का प्रयास करती हूं, आप एक बार यहां समझिएगा। देखो, ये आप हैं, ठीक है, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल जागे हुए हैं। आपका लक्ष्य पास नहीं होता बच्चों, लक्ष्य मंजिल पास नहीं होती, मंजिल दूर होती है और वहां तक हमें चलना पड़ता है। ठीक है, ये रही आपकी मंजिल, ये रहा आपका लक्ष्य, ये रहा आपका गोल। ठीक, क्या हमें गोल आसानी से मिल जाता है? क्या हमें मंजिल आसानी से मिल जाती है? नहीं, और ना ही मिलनी चाहिए। मंजिल आसानी से मिल जाए तो उस मंजिल का महत्व ही नहीं रहेगा। तो बिल्कुल, जब आप मंजिल को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मार्ग में क्या आ जाती है? क्या आ जाती है? बैरियर्स, बाधाएं। ठीक है, मार्ग में क्या आ जाती है? बाधाएं, समस्या। हम समस्या कह सकते हैं इसे। क्या आ जाती है? समस्या। ठीक, ये लो आपके सामने समस्या क्रिएट हो गई। अब इस समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा? बताइए, समस्या को दूर करने के लिए आपको करना होगा क्या? चिंतन। सिंपल। समस्या को दूर करने के लिए आपको चिंतन करना होगा। तो बच्चों बिल्कुल सुन लो, चिंतन के लिए सबसे पहली आवश्यकता समस्या होती है। सबसे पहले हमारे पास समस्या होनी चाहिए। अगर हमारे सामने समस्या नहीं होगी तो हम चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। तो चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। ठीक है, जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, समस्या चिंतन को जन्म देती है, समस्या चिंतन को जन्म देती है, और व्यक्ति चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहां सबसे पहली बात, चिंतन के लिए आवश्यक क्या है? समस्या आवश्यक है। तो चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। ठीक है, तो आपके सामने मान लीजिए कोई समस्या आ गई, कोई भी समस्या ले लीजिए, किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आ गई। जैसे सपोज दैट कि अब आप घर से निकल करके बाहर भी पढ़ने नहीं आ सकते क्योंकि अभी समय अनुकूल नहीं है, समय प्रतिकूल चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, उचित भी नहीं है कि आप अपने घर से निकल करके बाहर पढ़ने के लिए आओ। तो बिल्कुल बड़ी समस्या, भारी संकट, एक ऐसा संकट जिसकी कल्पना हम में से किसी ने भी नहीं की थी, ऐसा संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ। कौन सा संकट? नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप सभी को पता है कौन सा संकट। कोरोना रूपी संकट, कोविड-19 रूपी संकट आपके सामने आ गया। भयंकर आपके सामने क्या आ गई? समस्या। और आपको प्राप्त करना है किसको? लक्ष्य को। तो अब आप क्या करोगे? चिंतन। क्या करोगे? चिंतन। अब चिंतन कैसे होता है देखिए, चिंतन में व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है, बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। एक जगह बैठ के बस यहाँ क्या चल रहा होता है? चिंतन। यहाँ आप चिंतन करते हैं, चिंतन करते हैं कि क्या करूं। बोलेंगे आप, यस, चिंतन में भाषा का भी प्रयोग होता है, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। कईयों को लगता है कि चिंतन में भाषा का प्रयोग नहीं होता। बच्चों, बिना भाषा के चिंतन कैसे करोगे? चिंतन में भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चिंतन में व्यक्ति बोलता है लेकिन बाहर नहीं, अंदर। अंदर ही बोलता रहता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए।
ठीक है, अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तैयारी तो करनी है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये आप कहाँ बोल रहे हैं अंदर। तो क्यों ना ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लिया जाए, क्यों ना मोबाइल की हेल्प से पढ़ा जाए। बिल्कुल हम पढ़ सकते हैं, क्यों ना सकारात्मक सोच रखते हुए ऑनलाइन कोर्स पढ़ा जाए, ताकि एग्जाम आने पर हम एग्जाम को क्रैक कर सकें और मंजिल को प्राप्त कर सकें। आप क्या कर रहे हैं? चिंतन। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष होता है। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष होता है क्या? चिंतन। जब व्यक्ति चिंतन करता है तो प्रतिमा भी बनती है, विचार भी उठते हैं, भाषा का प्रयोग भी होता है। किसमें? चिंतन में। किसमें प्रयोग होता है? चिंतन में। तो पहली बात सिंपल ध्यान रखें कि चिंतन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? समस्या उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति क्या करता है? चिंतन। ठीक है, समस्या उत्पन्न होने पर ही व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। तो इतनी बात क्लियर है तो पहले हम देखते हैं क्या चिंतन की परिभाषा है। पहली परिभाषा यदि हम गैरेट की बात करें तो चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसने कहा? गैरेट ने। क्या कहा? देखिएगा इधर, चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है जिसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतीकों का प्रयोग। ठीक है, इसको बताया अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार बताया है, और किसका प्रयोग? प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहना है किसका? गैरेट का। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, मोहसिन। मोहसिन का कहना है कि चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। अव्यक्त व्यवहार है। ये किसने कहा है? मोहसिन ने। क्या कहा है? अव्यक्त व्यवहार बताया है, समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। किसका कहना है? मोहसिन का। एक परिभाषा आप देख सकते हैं रॉस की। रॉस का कहना है कि चिंतन मानसिक क्रिया का, कौन सी क्रिया का? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। कौन सा पक्ष बताया है? ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, कौन सी क्रिया का? मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष। सिंपल है, देखिएगा इधर। गैरेट ने क्या कहा कि चिंतन का दृश्य व अव्यक्त व्यवहार। जब व्यक्ति चिंतन करता है तो क्या बाहरी रूप से दिखाई देता है? नहीं। मेरे सामने मान लीजिए 20 व्यक्ति बैठे हैं, 20 व्यक्ति बैठे हैं, उसमें से कुछ व्यक्ति, मान लीजिए मेरे सामने बैठे, क्लास चल रही है, मुझे तो यही लगेगा कि 20 व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, पर हो सकता है उनमें से कुछ क्या कर रहे हो? चिंतन। क्योंकि चिंतन में बाहरी रूप से कुछ भी दिखाई नहीं देता। चिंतन तो एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही कुछ व्यक्त होता है। अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है जिसमें किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का, चिन्हों का, प्रतीकों का प्रयोग होता है। व्यक्ति यहां से चिंतन करता रहता है, प्रतीकों का प्रयोग होता है। तो ऐसा कहना है किसका? गैरेट का। मोहसिन ने क्या कहा है? देखिए कि चिंतन समस्या समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन समस्या समाधान, अभी मैंने बताया था, समस्या चिंतन को जन्म देती है, तो चिंतन के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? समस्या का समाधान। समस्या का समाधान संबंधी अव्यक्त व्यवहार है। ठीक है, चिंतन में व्यक्ति समस्या का समाधान पहले कहाँ ढूंढता है? यहाँ।
कि ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी की जाए। अमूर्त रूप को फिर कौन सा रूप दिया जाता है? मूर्त रूप। यहां होता है चिंतन, इसलिए वो दिखाई नहीं देता, व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त व्यवहार है। रोज का कहना है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। किसने कहा? रोस ने। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष किसने बताया? रोस। और हमेशा आपको पता होगा कि डेफिनेशन से, परिभाषाओं से विशेषताएं निकलती हैं। तो यहां से सिंपल विशेषताएं निकल रही हैं। क्या विशेषताएं निकल रही हैं? कि चिंतन एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है, चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ये ठीक है, इतनी विशेषताएं तो यहीं से निकल रही है। जब मैं पढ़ा रही होती हूं तो बिल्कुल आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं और अपने रिटर्न नोट्स भी बना सकते हैं। मैं मानती हूं कि पीडीएफ सारा आपके पास अवेलेबल होगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन सारा है उसमें। लेकिन फिर भी मेरा यह कहना है कि जब आपको पढ़ाया जाए तो आप प्रॉपर तरीके से यदि रजिस्टर और पेन लेकर के बैठेंगे तो बेहद फायदा होगा। समझते हुए जो नोट्स हम अपने हाथों से लिखते हैं उसका मुकाबला ही नहीं होता, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और मैं अब पढ़ा भी उसी तरीके से रही हूं आपको कि आप हाथों हाथ लिख भी सकते हैं। क्लियर? ये क्या है? परिभाषाएं। और परिभाषाओं के बाद बिल्कुल विशेषताओं की यदि हम बात करें तो वापस इधर आइए, है ना, यहां से वो विशेषताएं निकल के आ रही हैं। जैसे हम विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता हम सिंपल क्या निकालेंगे? पहली विशेषता क्या है? जैसा कि गैरेट ने क्या कहा, चिंतन अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है। ठीक है, चिंतन अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार है। जैसा कि किसने कहा था? गैरेट ने कहा था। दूसरी बात गैरेट ने क्या कही थी? चिंतन में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैरेट के बाद आपने मोहसिन की परिभाषा पढ़ी, चिंतन को क्या बताया है? चिंतन क्या है? समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। ठीक है, समस्या समाधान संबंधी क्या है? व्यवहार। ठीक है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार किसने बताया था? मोहसिन ने। रोस ने क्या कहा था? चिंतन एक मानसिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया है। हम पांचवी विशेषता ले सकते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष है। कौन सा पक्ष है? चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष है। नेक्स्ट विशेषता क्या है? पहली आवश्यकता क्या है? चिंतन के लिए पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। ठीक है, चिंतन के लिए पहली आवश्यकता क्या होगी? समस्या होगी। क्या चिंतन में बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं? नहीं। तो लिख सकते हैं हम सातवीं परिभाषा, चिंतन में बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं क्या होती? बंद हो जाती। तो बताइए, चिंतन एक मानसिक खोज है या गत्यात्मक खोज? तो लिख सकते हैं हम चिंतन गत्यात्मक खोज नहीं, अपितु मानसिक खोज है। कौन सी खोज है? अपितु मानसिक खोज है। इतनी बात सिंपली आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि व्यक्ति के सामने क्या आती है? समस्या। समस्या आने पर व्यक्ति क्या करता है? समस्या आने पर व्यक्ति क्या करता है? चिंतन करता है। ठीक है, चिंतन करता है। तो चिंतन क्या है? एक अदृश्य व अव्यक्त व्यवहार। और ऐसा ही कहना है किसका? गैरेट का। चिंतन में किसका प्रयोग होता है? प्रतीकों का प्रयोग। ये भी किसने कहा है? गैरेट ने। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। चिंतन से व्यक्ति समस्या का क्या करेगा? समाधान। चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है। किसने कहा? मोहसिन ने। चिंतन मानसिक क्रिया है। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष है। ये किसने कहा है? रोस ने। किसने कहा है? रोस।
चिंतन के लिए पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। चिंतन के समय बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। तो चिंतन एक गत्यात्मक खोज नहीं अपितु मानसिक खोज है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई कि चिंतन क्या है, ये पता लग गया आपको कि चिंतन क्या है। सिंपल चर्चा है, इस बात से समझ जाइए। सबसे पहली आवश्यकता क्या है? समस्या। समस्या आने पर व्यक्ति क्या करेगा? चिंतन। तो चिंतन समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, और चिंतन के द्वारा व्यक्ति समस्या का समाधान करके किस ओर पहुंचेगा? लक्ष्य की ओर। किस ओर पहुंचेगा? उद्देश्य की ओर। लक्ष्य कह दो या उद्देश्य कह दो, बात क्लियर है। अदृश्य होता है, अव्यक्त होता है, मानसिक क्रिया है, ज्ञानात्मक पक्ष है, समस्या समाधान संबंधी व्यवहार है, बाहरी गत्यात्मक क्रियाएं नहीं होती हैं। ये एक मानसिक खोज है, गत्यात्मक खोज नहीं है। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे कि जब व्यक्ति चिंतन करता है तो चिंतन के साधन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या बात करने जा रहे हैं? चिंतन के साधन। आगे देखिएगा। चिंतन के साधनों की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए चिंतन में कौन कौन से साधन होते हैं। नंबर 1, बिंब कह दो या कह दो प्रतिमा। बिंब या प्रतिमा, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमेज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमेज। नंबर 2, नंबर 2 चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या कह दो प्रतीक। ठीक है, चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या कह दो प्रतीक। इंग्लिश में कहेंगे सिंबल्स एंड साइंस। ठीक है, अब आगे आइए। नंबर 3 क्या होगी? भाषा। ठीक है, नंबर 3 है भाषा। भाषा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैंग्वेज। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। नंबर 4 संप्रत्यय। ठीक है, नंबर 4 है संप्रत्यय, और इंग्लिश में कहेंगे कॉन्सेप्ट। सबसे पहली बात तो एज इट इज आपको ध्यान रखना है, चिंतन के साधन कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 बिंब या प्रतिमा, इमेज। नंबर 2 चिन्ह, संकेत या प्रतीक, सिंबल्स कह दो या साइंस। नंबर 3 भाषा, लैंग्वेज। और नंबर 4 है संप्रत्यय। ठीक है, क्या कहेंगे? संप्रत्यय। संप्रत्यय में एक और ये आ जाता है। ठीक है, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट। अब आप समझिए किसे हम कहेंगे बिंब। सबसे पहले ये समझेंगे बिंब या प्रतिमा किसे कहते? इमेज, बिंब या प्रतिमा। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पूर्व अनुभव प्राप्त करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, इनमें से मुख्य योगदान किसका है? दृष्टि ज्ञानेंद्रिय का। हम किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। कोई चीज हमने देख ली तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है, और अगर कोई चीज हमने नहीं देखी तो इमेज नहीं बन पाती है। सिंपल बच्चे से पूछा जाता है, भैया बच्चे से कहा जाएगा एप्पल, ओ एप्पल, तुरंत उसके सामने दिमाग में क्या बन जाएगी? इमेज, क्योंकि उसने एप्पल को देख रखा है कि एप्पल कैसा होता है। ठीक है, और सिंपल मान लीजिए हमने बच्चों को फ्रूट्स का ज्ञान करवाया और हमने बच्चों को पोमेग्रेनेट, अनार जो होता है वो नहीं दिखाया। हमने बच्चे से बोला कि अनार खाओगे, तो कि अनार कैसा होता है? अनार, पिक्चर नहीं बन रही, इमेज नहीं बन रही, क्योंकि हमने अनार को नहीं दिखाया। हमने एप्पल को दिखाया तो एप्पल की इमेज बनी, हमने बनाना दिखा दिया तो बनाना की इमेज बनी, लेकिन हमने अभी अनार से परिचित नहीं करवाया तो इमेज भी नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये, इमेज बनती कैसे है?
प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, पूर्व अनुभव के आधार पर इमेज बन जाती है। किसी भी चीज का नाम लिया जाता है तो इमेज बन जाती है। समोसा खाना है, समोसे की सिंपल क्या दिख जाएगी, इमेज दिख जाएगी। ताजमहल देखने जाना है, ताजमहल की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज पूर्व अनुभव के आधार पर या प्रत्यक्षीकरण के आधार पर क्या बन जाते हैं, बिंब बन जाते हैं, प्रतिमा बन जाती है। ये जस्ट क्या है, इमेज है। हिंदी में बिंब या क्या कहेंगे, प्रतिमा। क्लियर है। चिन्ह, संकेत या प्रतीक, चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या प्रतीक कह दो, ये एक तरह से क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं। ये एक तरह से क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं, जो किसी वस्तु की अनुपस्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। किसी भी वस्तु की अनुपस्थिति में इनका प्रयोग होता है। एक तरह से क्या होते हैं, उद्दीपक होते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स क्या देती है, हमें संकेत देती है। ट्रैफिक लाइट संकेत देती है। रेलवे सिग्नल्स हुए, रेलवे सिग्नल्स भी एक तरह से क्या है, वो भी संकेत है, चिन्ह है, प्रतीक है, रेलवे सिग्नल्स। जब आपने देखा होगा ट्रेन, ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाती है, ठीक है, हरी झंडी दिखाई जाती है। हरी झंडी का, हरी झंडी संकेत है, किसका संकेत, संकेत की ट्रेन चलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा संकेत होते हैं, आपने मैथ में साइंस देखे हैं, ठीक है, प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये सारे साइन आपने देखे होंगे। तो ये जस्ट क्या है, इन्हें चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या प्रतीक कह दो, एक तरह से उद्दीपक ही होते हैं, लेकिन किसी वस्तु की अनुपस्थिति में भी इनका प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, चिन्ह, संकेत या फिर प्रतीक, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल हुआ, लाइट्स हुई, रेलवे सिग्नल्स होते हैं, झंडी दिखाना किसी भी चीज को, ठीक है। कई जगह हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में प्लस का निशान आपको दिख जाता है, वहां भी ये सब क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, ठीक है। संकेत, घंटी की आवाज बजी, हमने प्रयोग पढ़ा एक, कौन सा प्रयोग, पावलो वाला। अब घंटी की आवाज संकेत है, किसका संकेत है, कि भोजन आने वाला है, तो वहां घंटी क्या है, संकेत है। स्कूल में घंटी बज रही है, घंटी यानी छुट्टी, तो घंटी किसका संकेत है, कि छुट्टी होने वाली है। ये सब क्या कहलाते हैं, चिन्ह कह दो, संकेत कह दो या प्रतीक कह दो। क्लियर। आगे बात आती है किसकी, भाषा की, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। आगे बात भाषा की आती है, लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग बिल्कुल होता है। भाषा के बिना चिंतन पॉसिबल ही नहीं है। भाषा के बगैर कैसे चिंतन होगा। हाँ, चिंतन में व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है। देखिए, लैंग्वेज दो तरह से यूज की जाती है, लाउडली एंड साइलेंटली, जोर से बोलकर और चुपचाप अंदर। चिंतन में भाषा का प्रयोग साइलेंटली होता है, लाउडली नहीं होता। कैसे होता है, साइलेंटली। अंदर भाषा चलती रहती है, बाहर से कुछ भी व्यक्त नहीं होता, ना व्यक्ति बोलते हुए दिखाई देगा, लेकिन बोल रहा होता है कहाँ, अंदर बोल रहा होता है, क्योंकि विचारों का तालमेल, आपस में इनको कैसे कनेक्ट करना है, कहाँ से क्या सारी चीजें हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करना होता है, भाषा का। सारी चीजों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किसका होगा, भाषा का। क्लियर। अब बात आती है किसकी, संप्रत्यय की। कॉन्सेप्ट, एक तरह से विचार। संप्रत्यय बनता कैसा है, प्रोसेस ये होता है, पहले संवेदना, देन प्रत्यक्षीकरण, और उसके बाद होता है संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय निर्माण, ठीक है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, देन संप्रत्यय निर्माण। संवेदना, जैसे छोटा सा शिशु होता है, कुछ नहीं जानता, किसी तेज आवाज को सुनकर चौंक जाता है, तो ये पहली अनुभूति क्या कहलाती है, संवेदना। भी शिशु को कुछ नहीं पता होता है, ये आवाज किसकी है, कहां से आ रही, कुछ नहीं पता होता है, पहली अनुभूति क्या होती, संवेदना। शिशु जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, अब किसी तेज आवाज को सुनता है, तो वो यह जान जाता है कि आवाज किसकी है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण। जब शिशु थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, तो संप्रत्यय निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है।
बिल्कुल, जैसा बताया था मैंने कि शिशु दौड़ने लग गया, भागने लग गया, पक्षियों के एक झुंड के पास गया, जोर से ताली बजाई, सारे पक्षी उड़ गए। तो बच्चे के दिमाग में संप्रति बना कि ओ पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। बच्चे से पूछे उड़ता कौन है, बच्चा बोलेगा पक्षी उड़ते हैं। तो संप्रति, संप्रति यानी किसी भी वस्तु के गुणों के आधार पर, ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति करना। जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता है, जिसका लाल मुंह भी होता है, जिसका काला मुंह भी होता है, तो तुरंत बच्चा बोल जाएगा बंदर। विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, तुरंत बच्चा ये चीज बता देगा। यानी संप्रति पूरा कॉन्सेप्ट बन जाता है। रंग, रंग का नाम लेते ही बच्चे के दिमाग में रंग, हाँ लाल भी होता है, ठीक है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, सफेद भी होता है, काला भी होता है, पूरी तरह से हो जाएगा ना ये सारी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट यानी कोई भी वस्तु है तो उसके सारे गुण, उसकी सारी विशेषताएं बच्चे के दिमाग में आ जाती हैं, उसके स्मृति पटल पर सारी पिक्चर घूम जाती है। जस्ट ये क्या होता है, संप्रति। किसी भी चीज का पूरा विचार उसकी विशेषताओं को लेकर भी, ठीक है। वापस एक बार देखिए, बिंब तो केवल बिंब है, प्रतिमा, किसी भी चीज की प्रतिमा कब बनेगी, यदि आपने वो चीज देखी है। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर क्या बन जाती है, प्रतिमा। किसी चीज का नाम लिया गया तो हाँ अच्छा वो चीज, यस। और अगर वो चीज देखी नहीं आपने तो प्रतिमा नहीं बनेगी। चिन्ह संकेत आपको पता ही है, कई तरह के संकेत होते हैं, जैसा मैंने बताया, ट्रैफिक लाइट्स होती है, रेलवे सिग्नल्स हुए, ठीक है। इसके अलावा प्लस माइनस ये सब क्या है, संकेत ही है। घंटी, क्या स्कूल में घंटी बजती तो घंटी प्रतीक है, घंटी संकेत है कि छुट्टी होने वाली है, ये सब क्या है, संकेत है। और संप्रत्यय कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट बन जाना किसी भी चीज के बारे में, उसके गुण, उसकी विशेषताएं सब कुछ निकल के आ जाती कॉन्सेप्ट में। क्लियर। तो ये सब क्या है, चिंतन के साधन है। चिंतन के साधन आपको समझ में आ गए होंगे। चिंतन टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम बात करेंगे चिंतन के प्रकार की, ठीक है। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।